नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम युद्ध विराम के बाद गाजा की स्थिति और अमेरिका और चीन के बीच AI को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात। ट्रंप के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार हुई बात। द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। इसी साल फिर से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीन के साथ वार्ता में लगी मुहर। सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर भी सैद्धांतिक सहमति। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर नरम पड़ा कोलंबिया। ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका द्वारा भेजे गए अवैध प्रवासियों को किया स्वीकार। अमेरिका ने भी टैरिफ लगाने की घोषणा को लिया वापस। चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल के बीच बेलारूस में लुकाशेंको फिर बने राष्ट्रपति। हासिल किए 86.8% वोट। यूरोप ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को बताया अवैध। पुतिन के करीबी माने जाते हैं लुकाशेंको। पूर्वी कोंगो के सबसे बड़े शहर गोमा में रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों का कब्जा। कोंगो ने की युद्ध की घोषणा। 13 शांति सैनिकों की भी मौत। UN ने अपने कर्मचारियों को बुलाया वापस। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बातचीत है। पीएम मोदी ने इस बातचीत की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभकारी और विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। दरअसल ये फैसला भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीन यात्रा के दौरान हुआ। इसी साल शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। दोनों देशों के बीच में ये सहमति बनी है। विक्रम मिस्री जो चीन के दौरे पर थे, वहां पर यह सहमति बनी है। वहीं सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ स्तर तंत्र की बैठक भी जल्दी होगी। इस पर भी दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। यानी कि आने वाले दिनों में हवाई सेवा दोनों देशों के बीच में शुरू हो सकती है। और वहीं कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में ये सहमति बनी है कि दोनों देशों के बीच में कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ावा दिया जा सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही है और इस बातचीत का सबसे अच्छा परिणाम ये निकला है कि इसी साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो जाएगी 2025 की गर्मियों से। और आइए अब महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में युद्ध विराम के बाद अब फलस्तीन के लोग उत्तरी गाजा में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद अरब देशों में काफ़ी गुस्सा है। दरअसल ट्रंप ने पिछले दिनों गाजा को साफ करने की बात कही थी। उन्होंने मिस्र और जॉर्डन से गाजा के लोगों को अपने यहाँ शरण देने की अपील भी की थी। ये रिपोर्ट देखिए। 1.5 साल बाद घरों को लौटे फिलिस्तीनी। युद्ध में घर हो चुके हैं तबाह।
कितने जिंदा बचे हैं बंधक? अविश्वास इतना गहरा कि महज एक हफ्ते में ही इजराइल हमास के बीच रविवार को संघर्ष विराम पर संशय के बादल मंडराने लगे थे। एक महिला बंधक अरबेल यहूद को छोड़े जाने में हुई देरी के बाद इजराइल ने दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले फिलिस्तीनियों को रोक दिया। तनाव बढ़ता देख कतर की मध्यस्थता में अरबेल यहूद की गुरुवार को रिहाई के विश्वास ने संघर्ष विराम की दीवार में छेद होने से बचा लिया। फिर इजरायली सेना आंशिक रूप से नितजारिम कॉरिडोर से पीछे हट गई और विस्थापितों का एक रेला युद्ध में तबाह हो चुके अपने घरों की ओर चल पड़ा। महज 2 घंटे में 2 लाख से अधिक फिलिस्तीनी नितजारिम कॉरिडोर को पार करते हुए देखे गए। इजरायली सेना ने पैदल जाने वाले विस्थापितों को सुबह 7 बजे से अल राशिद स्ट्रीट, जबकि गाड़ियों को सलाह अल दीन से सुबह 9 बजे से गुजरने की इजाजत दी। हमास ने संघर्ष विराम के पहले चरण में छोड़े जाने वाले 33 में से बाकी बचे 25 बचे जिंदा बंधकों की विस्तृत सूची मध्यस्थों को सौंप दी है। इजराइल ने भी इसकी पुष्टि की है। 7 बंधक पहले ही छोड़े जा चुके हैं। समझौते के तहत हमास इस हफ्ते इजराइल के 6 बंधकों को और रिहा करेगा। इनमें से 3 बंधक गुरुवार को और 3 अन्य शनिवार को रिहा किए जाएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप की गाजा खाली कराने की योजना से कई अरब देश भड़के हुए हैं। फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने पिछले दिनों गाजा को साफ करने की बात कही थी। उन्होंने मिस्र और जॉर्डन से गाजा के लोगों को अपने यहाँ शरण देने की अपील की थी। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि इन देशों में गाजा के लोगों को बसाने का सुझाव स्थायी है या अस्थायी। इजराइल ने ट्रंप के बयान का स्वागत किया है, जबकि मिस्र ने आशंका जताई है कि इससे लड़ाई और क्षेत्रों में फैल सकती है। इसके अलावा ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड के बमों की आपूर्ति पर लगी रोक को भी हटाने का ऐलान किया। उधर इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम को 18 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। समझौते के तहत निर्धारित 60 दिन की समय सीमा में इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिजबुल्लाह को पीछे हट जाने के बाद इसकी जगह लेबनानी सेना को लेना था, लेकिन इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह फिर से सर उठा रहा है, जिससे निपटने के लिए इजराइल कुछ और समय तक अपनी मौजूदगी को जरूरी बता रहा है। और इस पर बात करने के लिए निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो सवाल यही है कि युद्ध विराम धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छे हमने दृश्य देखे कि लोग अपने घरों की ओर वापसी कर रहे हैं गाजा में। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से भारत तो हमेशा ही शांति का पक्षधर रहा है और भारत तो पहले से ही कहा कि युद्ध से पहले भी लोग शांति की बात हो सकती थी और युद्ध के बाद भी शांति से बैठकर ही बात होती है, बैठकर ही शांति की जाती है। तो अंततः शांति ही एक विकल्प होता है, शांति पर ही सबको लौट कर आना होता है। कितना हम पहला विश्व युद्ध देख लें, द्वितीय विश्व युद्ध देख लें, कभी भी आप देख लें, बाद में बैठ के बातें होती ही है। अब बात है कि शांति की पहल की भी जाए और होनी भी चाहिए थी, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि बीच बीच में पहले चरण में ही हिचकोले थोड़ा खाने लगा है शांति वार्ता। हम देखते हैं कि 2 दिन के लिए रोक दिया गया था, टाल दिया गया था और कहा गया था भी एक महिला जो इजरायली बंधक बनाई गई थी हमास के द्वारा, उसको छोड़ने को लेकर मना करने लगा था हमास कि हम नहीं छोड़ेंगे। जब बाद में हुआ कि हम आपको अगर छोड़ेंगे नहीं तो हम जो गाजा, नॉर्थ गाजा और सदर्न गाजा का जो आने वाले लोग हैं, जो विस्थापित वहां वापस आने वाले लोग हैं, उनको इजराइल आने नहीं देगा जी। तो जब जारिम की जब बात हुई कि उसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे, वापस नहीं आने देंगे, उसके ऊपर हमास ने कहा कि हम उनको छोड़ देंगे। यानी कि अगर इस प्रकार की बातें पहले चरण में ही होती हैं तो थोड़ा सा तस्वीर चिंताजनक रखती है, लेकिन वाकई में आपने जैसा कहा कि बहुत शानदार तस्वीरें हैं। जाहिर सी बात है 7 अक्टूबर 2023 से जो मामला चल रहा है, यानी कि 1.5 साल आपका 14 महीने करीब आपके हो गए। अब 14-15 महीने कोई घटना उनकी हो जाती है इतने साल से, यानी कि 1.5 साल 1.25 साल आपके बंधक वहां पर रहे, तो उन बंधकों के ऊपर क्या बीती होगी जब उनको रिहा किया जा रहा होगा।
तो ये शायद मैं अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन वो जो अपनी अनुभूति होती है वो अलग ही बात होती है। तो जब वो तस्वीरें, मुस्कुराते हुए चेहरे जो दिखते हैं, निश्चित रूप से किसी को भी, उन परिवार को, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात, सरकार कोई भी हो, नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों का हित सर्वोपरि होता है, तो नागरिकों की सुरक्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। निपुण जी, मैं कहूंगा कि देखिए जी, निपुण जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जब युद्ध विराम आगे को बढ़ेगा तो इसके अंतिम चरण में कहीं ना कहीं ये बातचीत थी कि गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर के बातचीत होगी, लेकिन इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कहते हैं कि गाजा को साफ करना चाहिए, गाजा के लोगों को दूसरे देशों में जाना चाहिए। ये इसके बाद जिस तरह का एक तनाव वहाँ पर अरब देशों में, गुस्सा भी है काफ़ी कुछ, इसको आप किस तरह से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये बात सही है कि बहुत ज्यादा, हम देखिए अगर हम नॉर्थ गजा की बात करें तो करीब वहां पर पूरे घर के बाद 4,36,000 वहां पे घर थे, जिनमें से 1,60,000 पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, बाकी सब आपके क्या है, क्षतिग्रस्त थे। तो इसका एक मायना ये निकाला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे थे कि एक बार गाजा में जो भी सब मकान गिरे हैं उनको दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, वहां पुनर्निर्माण हो जाए, सड़कें आदि सब बन जाए, तब उनको सेटल किया जाए। एक तो ये कि उन्होंने ये बात क्लियर नहीं किया कि जो वो कह रहे हैं कि मिस्र चले जाएं, जॉर्डन चले जाएं, वो अस्थायी रूप के लिए जाएं या स्थायी रूप से जाएं, ये उन्होंने बयान में क्लियर नहीं किया। लेकिन एक अनुमान लगाने वाले से ये कह रहे हैं, जैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कि उनका है टेम्परेरी ट्रांसफर कर दीजिए, जब तक हम मकान वगैरह न बना दें, तब ये सेटल न कर दें। अब आ तो गए हैं, अभी मैं एक पढ़ रहा था, एक फिलिस्तीन का स्टेटमेंट है, फिलिस्तीन नागरिक का, कि हम साउथ में भी कह रहे थे टेंट में रह रहे थे, यहाँ आकर भी हम कह रहे हैं टेंट में रह रहे हैं। तो जो हमें खुशी थी कि हम नॉर्दर्न गाजा में जाएंगे, हमें अपना घर मिल जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमको तो सफाइयां करनी पड़ रही है लगभग। तो उनके तो बराबर स्थिति हुई। तो यहाँ पे बात यानी कि निपुण जी, कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेना चाहिए। क्या कुछ वो कह रहे थे, क्योंकि ये जो बयान है इसको अरब कंट्रीज में किस तरह से लिया गया या इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। नहीं देखिए चंद्रशेखर जी, क्या होता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं और डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी, उसको समझना बड़ा भारी पड़ जाता है। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप एक तो ये कह रहे हैं कि भाई आप हमको वहां पर कर दीजिए और वहां पर क्या सफाई कर दें, ऊपर से क्या कर रहे हैं कि इजराइल के लिए जो वेपन सप्लाई है, बम सप्लाई है, वो भी ओपन कर दे रहे हैं, और ऊपर से जो इस्लामिक जो नेशंस है, बाकी जो कंट्रीज है, उनके प्रतिक्रिया आपकी क्या है, प्रतिक्रिया में ऐसा बयान ट्रंप को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही मायने निकल सकते हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया प्रो इजरायली है, और प्रो इजराइल इसलिए भी है कि जो वहां पर क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, और क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखें, जो ओल्ड टेस्टामेंट को मानने वाले जो क्रिश्चियनिटी है, वो यहूदियों को ये मानते हैं कि यहूदियों का पहला अक्षर, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, और बाइबल में यानी कि जो ओल्ड टेस्टामेंट उसमें लिखा है कि जो वेस्ट बैंक है वो पूर्ण रूप से इजराइलियों का है, और गाजा वो यहूदियों का है, और जो गाजा है, गाजा पर भी कंट्रोल यहूदी को होना चाहिए। उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो मुझे लगता है कई बार इस प्रकार की बातों को हालांकि निपुण जी, कितना प्रैक्टिकल लगता है ये कि सभी जितने लोग वहाँ पे हैं, 23 लाख के करीबन लोग हैं, उनको आप वहाँ से हटा दो, दूसरे देशों में भेज दो, फिर वहाँ पे क्या करना है, ये कितना प्रैक्टिकल लगता है? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता। देखिए प्रैक्टिकल इसलिए भी नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। इतने लोगों का होना होता तो इस वॉर के दौरान भी जा सकते थे, रफा बॉर्डर क्रॉस कर भी फिलिस्तीन जा सकते। इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी, फिर उनको अपने घर से निकाल दिया गया। और दूसरी बात देखिए क्या है चंद्रशेखर जी, डोनाल्ड ट्रंप वही है जो अब्राहम अकॉर्ड को लेकर आए थे। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो इस्लामिक नेशंस है, अरब नेशंस है, इसराइल के बीच में शांति हो, ताकि वेस्ट एशिया में ईरान का प्रभाव ना बढ़े। अगर ये वो लंबा चलता है तो ये ईरान, चीन और रशिया का प्रभाव बढ़ना होगा, अगर इसको एक बड़े उस कैनवास में देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह का नजरिया उनका होगा, लेकिन ये कंफ्यूजन आईआर में, डिप्लोमेसी में क्रिएट हो जाता है कि दो चीजें एक साथ होती है तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। लेकिन मुझे एक अंतिम सवाल आपसे, थोड़ा संक्षेप में इसको बताइएगा, क्योंकि दूसरा विषय भी है जिस पर हमको बातचीत करनी है। अंतिम सवाल ये है कि जो हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम की बात थी, लेबनान से अभी वहाँ पे वो एक्सटेंड कर दिया गया है उसको, और इजराइल की जो डेडलाइन थी वहाँ पर इजराइल ने अपनी सेनाएं साउथ लेबनान से हटाई नहीं है, वहाँ पर कुछ झड़पें भी हुई हैं, ये इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए लेबनान और हमस में अंतर है। देखिए लेबनान हमस है आपका वहां पे कंट्रोल कर चुका था, अभी भी मैं देख रहा हूं कि उसने वहां पे जो चिकित्सा वगैरह है, मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, पुलिस चौकियों पर कंट्रोल कर लिया हमस ने दोबारा से नॉर्दर्न गाजा में भी।
लेकिन देखिए, जब हम हिजबुल्लाह की बात करते हैं तो हिजबुल्लाह को लेकर लेबनान के अंदर भी स्वीकृति है भी और नहीं भी है। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट आपकी आई है लेबनान के अंदर, वो क्या है, कहीं ना कहीं एंटी हिजबुल्लाह, यानी हिजबुल्लाह को बिल्कुल लाइक नहीं करती है। तो अब क्या है कि हिजबुल्लाह से अगर हटते हैं तो हटने का इजराइल को प्रॉब्लम ये लग रही है कि अगर मैं गाजा से भी हट रहा हूँ, वो वापस लेके आता हूँ, और मैं लेबनान से भी लेके आता हूँ, और हिजबुल्लाह अगर वीक नहीं हुआ, उसने दोबारा से अपनी री-स्ट्रेंथ कर लिया, तो मेरे लिए दोनों ओर से इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। और क्योंकि बहुत बड़ी आबादी नॉर्दर्न इजराइल से लोगों को हटाना पड़ा लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों के बाद, तो वहां इजराइल चाहता दोबारा सेटल हो। सेटल जब तक नहीं होगी पब्लिक वहां पर इजराइल की, यानी जो जूस लोग हैं, तब तक मुझे लगता है वो लेबनान को पूरा खाली करेगा। और लेबनान में हिजबुल्लाह है, उसकी भी स्थिति क्या है, बड़ी डामाडोल है, वो वादे करता है, पीछे हटता है, और ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, निपुण जी आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं, जहां एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर को लेकर तनाव बने रहता है, वहीं अब AI की तकनीक भी दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा का कारण बन रही है। दरअसल चीन ने डीप सीक नाम का एक AI टूल लॉन्च किया है, जो अमेरिकी कंपनियों द्वारा विकसित AI टूल्स को भारी चुनौती दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सूचनाओं के युग में AI की तकनीक ने पूरी दुनिया की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। अब इस क्षेत्र में जिसकी जितनी क्षमता उसकी उतनी दक्षता। तकनीक के इस नए हथियार में अब तक अमेरिका की बादशाहत मानी जाती थी और उसके प्रतिद्वंद्वी ड्रैगन यानी चीन ने ऐसा अनोखा उपकरण पेश कर इस क्षेत्र में ऐसी आग उगली है जिससे अमेरिका भी जल सकता है। दरअसल चीन ने डीप सीक नाम का एक नया AI टूल लॉन्च किया है। इसे डीप सीक R1 के नाम से जाना जाता है। ये एक रीजनिंग मॉडल है जिसे चीनी स्टार्टअप डीप सीक ने तैयार किया है। इसे ऑगमेंटेड रीजनिंग और एनालिटिकल कैपेबिलिटी के लिए तैयार किया गया है। ये एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है जिसे इसके पिछले वर्जन V3 की तरह ही एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। डीप सीक R1 की लोकप्रियता का एक कारण कम कीमत होना भी है। बहरहाल अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध के बाद अब बाजार में तकनीक युद्ध की आशंका बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अमेरिकी टेक कंपनियों ने जिस AI पर भारी भरकम रकम को खर्च कर लोगों के सामने रखा है, वहीं चीन ने अपने AI टूल डीप सीक को महज $5.6 मिलियन की लागत से विकसित कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि दुनिया के सबसे पॉपुलर OpenAI के मॉडल मुख्य तौर पर ChatGPT को सपोर्ट करता है, तो वहीं चीन की डीप सीक ओपन सोर्स, ओपनवेट और ओपन LLM पर काम करती है ताकि दुनिया भर के डेवलपर्स उसे डाउनलोड कर उस पर काम कर सकें। तकनीकी कंपनी मुफ्त में उस पर आधारित अपने AI चैटबॉट बना सकें, जिसके लिए उसे किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होगी। फिलहाल बाजार में गूगल का जेमिनी,
ओपन एआई के चैट जीपीटी का दबदबा है। एलन मस्क के ग्रोक को भी यूजर धीरे धीरे आजमा रहे हैं। लेकिन डीप सीक के लॉन्च होते ही बाजार से मिल रही प्रतिक्रिया के बाद तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच गलाकाट प्रतियोगिता का दौर शुरू हो सकता है। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। निपुण जी, आप इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से देखें कि अमेरिका ने जो एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह चाइना को बेचने पे रोक लगा दी, न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि अमेरिका ने नीदरलैंड जैसे देशों पे दबाव भी बनाया कि आप इनको ना बेचिए, तो उन्होंने भी चाइना को बेचने से मना कर दिया। लेकिन इस सब के बीच अब जब चाइना ने डीप सीक को डेवलप किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसमें डीप सीक ने जितनी भी अमेरिकन कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ऐप्स थे उनको पीछे छोड़ दिया है। और साथ ही साथ अगर हम बाजार में भी देखें तो शेयर बाजार में भी इसका काफ़ी कुछ फर्क पड़ा है। क्या कुछ आप कहेंगे? नहीं, देखो, बिल्कुल सही आपने बात कही है। डीप सीक जो है, ये जैसे ये ऐप आया, लोगों ने इसको बड़ी मात्रा में क्या किया, अपने फोन वगैरह में डाउनलोड करना शुरू किया। मैं भी आज कर ही रहा था, लेकिन फिर थोड़ा व्यवस्था नहीं कर पाया। तो निश्चित रूप से इसकी बहुत बड़ी डिमांड मैंने देखा भी है कि इसमें दिख जाता है कि किसको ज्यादा लोगों ने एक दिन में डाउनलोड किया। तो जैसे ही आता है तो बहुत तेजी से इसको डीप सीक को लोगों ने लाइक किया। उसकी 2-3 वजह भी है। ओपन स्टोरी आपने बताया, जैसे स्टोरी में बताया कि सस्ता है। मुझे इसमें 2-3 चीजें बड़ी बात लगी, फिर मैं उसकी बात में भी आऊंगा। आपका जो सेमीकंडक्टर आपने बात कही, छोटे बता देता हूँ। ये सस्ता तो है ही, दूसरा क्या है कि जो हम अमेरिका का जितना भी आप एआई टूल्स यूज करेंगे, वो जितनी भी जानकारी देते हैं, तो वो एक चीज ध्यान रखते हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट प्रभावित ना हो। लेकिन इस वाले टूल में जो बात कही जा रही है कि ऐसा है जो आपको सारी जानकारी देगा, ये नहीं सोचेगा कि चीन के हित में है या अहित में है, इस बात को सोच वगैरह, यानी कि आपका जो अमेरिका के अंदर बैरियर्स होते हैं उन बैरियर्स को इसके अंदर हटा दिया गया है। तो इसलिए लोगों का विश्वास में ज्यादा है। दूसरा क्या होता है, जानकारी जैसे आप मांगते हैं तो मैं कहूंगा इतनी डिटेल जानकारी मिलती है, जैसे नोबेल लिख दिया जाए। आप उसको कहते हैं कि मैं मूवी देख कर आया हूँ, मान लो स्काई फोर्स देख कर आया हूँ, उसका एक मुझे पूरा एक उसकी कहानी को बता दीजिए, ये पूरी कहानी आपको लिख के दे देगा। तो जो इसे डिटेल्स जाने तो इसलिए इसकी बात बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे कहूंगा कि अमेरिका और चीन दोनों में एक तरह से टेक्नोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हुआ है, जहां पहले दोनों में ट्रेड वॉर था। और टेक्नोलॉजी भी जो चीन ने सीखी है मोस्टली वो अमेरिका से सीखी है, और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को सीखकर अमेरिका को नई टेक्नोलॉजी बनाकर चुनौती दे रहा है। इसमें भारत भी, अब देखिए, अभी क्या नहीं, दोनों प्लेयर यही, पहले अमेरिका एक प्लेयर था, आज चीन उसमें एक प्लेयर बना है। भारत भी लगातार इसमें काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ चैट सूत्र, आपने सुना होगा, हमारे एक एआई टूल है चैट सूत्र, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी हैं, चाहे आपका चैट जीटीपी हो या भी जो सीक आया, जो डीप सीक आया अमेरिका चीन का, दोनों के दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। लेकिन जो हमारा चैट सूत्र है ये आपको रीजनल लैंग्वेज में मिलेगा, जैसे आपको मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है, सब लैंग्वेज में मिलेगा। तो उसका अगर आप प्रयोग करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे भी एआई के जो टूल्स हैं उनके आपको इंक्रीज होंगे, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब रही बात आपने कहा सेमीकंडक्टर की, बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारत भी जब अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना चाहता था, कि भारत भी चाहता था कि हमारे पर फोन बने, हमारे लैपटॉप बने, सब चीजें बने, तो हम सप्लाई लेते थे, रॉ मटेरियल लेते चीन से। चीन ने एंड टाइम पहले क्या किया, रॉ मटेरियल बंद किया। ऐसे ही काम अमेरिका ने किया। लेकिन सब देशों ने क्या किया है, चंद्रशेखर जी, एक नया सोल्यूशन निकाल लिया। सोल्यूशन क्या निकाल लिया है कि अमेरिका ने, मान लीजिए, किसी देश को अपना सेमीकंडक्टर भेजा, यूरोपियन देश को, तो चीन ने उन देशों से बात करनी शुरू कर दी है कि तुम हमको दे दो। और यही काम चीन कर रहा है कि चीन क्या करता है, कोई प्रोडक्ट अगर चीन पे टैरिफ लगाता है अमेरिका, तो बहुत से देश ऐसे हैं यूरोप के जो चीन से प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो चीन उनको कम टैरिफ में देगा, और कम टैरिफ में देने के बाद फिर यूरोप से सामान जाएगा कहां पर, अमेरिका। तो ये नया तरीका इजाद कर लिया गया है अमेरिका के द्वारा भी, चीन के द्वारा भी। तो जो सेमीकंडक्टर की बात है, वो सेमीकंडक्टर इस तरीके से क्या हो, चीन की बात से पहुंच रहा है। तो यूरोप के कई देशों के साथ हाल में डील की, उससे उसको उपलब्ध हुआ। और कहीं न कहीं एक तकनीकी युद्ध भी छिड़ गया है, जिस तरह से चीन के इस एआई के आने के बाद अमेरिकी बाजार में जो तकनीकी बाजार है, हड़कंप वहाँ पर मचा हुआ है। निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन दोनों विषयों पे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हाँ पर्स गराए हैं, पर यहाँ एक भी पैसा नहीं लगता। इन सारे सरकारी जिला नागरिक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस मिलता है, तभी तो हमारे दादा का इलाज चल रहा है, वो भी नॉन स्टॉप। दादी हो भी 70 साल की और मेरे तो बोली मोदी जी ने मेरे ते गिफ्ट भेजा है, वो भी 5 लाख का मुफ्त इलाज। अब तो दादी की तबीयत भी रहेगी टॉप। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है। पिछड़ा वर्ग बी को सरपंच और अन्य पदों के लिए आरक्षण मिलने लगा है। गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट मिल रहे हैं। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कोलंबिया और अमेरिका के बीच अवैध प्रवासियों को कोलंबिया वापस भेजने को लेकर तनाव गहरा हो गया है। एक और जहां कोलंबिया ने पहले प्रवासियों को लेने से इनकार कर दिया, वहीं ट्रंप द्वारा 25% टैरिफ लगाने की धमकी के जवाब में कोलंबिया ने अमेरिका पर भी टैरिफ लगाने की घोषणा की। लेकिन बाद में दबाव में आकर कोलंबिया ने अमेरिका द्वारा भेजे अवैध प्रवासियों को स्वीकार करने की बात कही तो अमेरिका ने भी प्रतिबंधों को निलंबित कर दिया। कोंगो में रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों और कोंगो की सेना के बीच भीषण जंग जारी है। इस सबके बीच पूर्वी कोंगो के सबसे बड़े शहर गोमा में विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। यहाँ लोगों ने विद्रोहियों का स्वागत किया। कोंगो की सरकार ने कहा है कि देश में युद्ध की स्थिति है। वहीं रवांडा ने कोंगो सरकार पर M23 के साथ बातचीत को विफल करने और 1994 के नरसंहार से जुड़े होने को लेकर विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। 1994 से बेलारूस का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 7वीं बार देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। लुकाशेंको की पुतिन और रूस से बेहद अच्छी दोस्ती है। केंद्रीय चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक लुकाशेंको को 86.89% वोट मिले हैं। पश्चिमी देशों और यूरोप ने इस चुनाव को दिखावा करार दिया है और कहा है कि चुनाव न तो स्वतंत्र था और न ही निष्पक्ष। रूस को यूक्रेन के खिलाफ दोनेत्स्क क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। रूस ने यूक्रेनी शहर वेलिका नोवोसिल्का पर कब्जा कर लिया है। इसको देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पूर्वी मोर्चे के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आंद्रे हानातोव को बदल दिया है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रात भर में 32 यूक्रेनी ड्रोनों को नाकाम कर दिया। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर में विद्रोहियों के हमले में 22 सैनिकों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। सेना के प्रवक्ता एडवर्ड बुबा ने कहा है कि विद्रोहियों ने हमले के लिए बारूदी सुरंगों और आत्मघाती हमलावरों का उपयोग किया। इससे पहले नाइजीरियाई सेना ने बताया कि उसने 10 दिन पहले पूर्वोत्तर में विद्रोहियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था और 3 कमांडरों सहित 70 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का मानना है कि कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस की उत्पत्ति संभवतः एक लैब से हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए चुने गए जॉन रैडक्लिफ के आदेश पर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। रिपोर्ट में चीन के वुहान की ओर उंगली उठाई गई है।